नेक्स्ट मेरा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं एसेक्सुअल दो वर्ड से मिलकर के बना है, ए और सेक्सुअल। ए का मतलब होता है एब्सेंट और सेक्सुअल या सेक्स का मतलब होता है जेंडर, मेल और फीमेल। यानी कि इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की कंबाइनली जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई भी सिंगल पेरेंट जो होगा तो भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। इसके अंदर मैंने पहला पॉइंट ही लिख रखा है कि सिंगल पेरेंट यानी कि क्या हुआ कि या तो मेल हो या फीमेल हो या उनके पास ऐसी पावर हो जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें गैमेट के मिक्सिंग की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस नॉट ओनली आइडेंटिकल बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। यानी कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग होती है वो बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं कि वो आइडेंटिकल तो होती है लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी होती है। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब आप उनको क्लोन्स बोल सकते हैं। क्लोन के बारे में आपने सुना ही होगा कि क्लोन जो होते हैं उनका अगर हम किसी इंसान का क्लोन तो बना नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अगर इंसान का क्लोन बनेगा तो जो आपका हाइट हेल्थ पर्सनैलिटी है, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो एज इट इज आपके क्लोन का होगा। और क्लोन में तो आप लोगों ने डॉली शीप के बारे में सुना होगा कि वो एग्जैक्टली अपनी मदर की कार्बन कॉपी थी, राइट। तो इसके अंदर किसी भी कैरेक्टर या किसी भी क्रोमोसोम का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, वो एज इट इज पेरेंट से, जो भी पेरेंट है सिंगल पेरेंट, उसका कैरेक्टर या उसके क्रोमोसोम जो है विदाउट मिक्सिंग वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्टली कॉपी होगा अपने पेरेंट की। नेक्स्ट मैंने लिखा है क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। यहाँ पे मैंने टर्म लिखी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे आप एक्सटर्नल अपीयरेंस से, बाहर से देख करके आप उसको बता सकते हैं। जैसे आपने एक मॉर्फोलॉजी 11th में चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर आपने प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी और उसमें आपने बोला था कि प्लांट के ऊपर लीव्स होती हैं, ठीक है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। वो आप देख करके बता रहे हैं बाहरी तौर पे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। सिर्फ बाहर से अगर हमको देखने पर सिमिलरिटी दिख रही है और साथ ही साथ हमने लिखा है यहाँ पे कि जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब क्या हो कि इंटरनली अगर मैं चेक करने जाऊं तो वो भी बिल्कुल सिमिलर होगा अपने पेरेंट के, राइट। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लिखा है कि ये किसके अंदर पॉसिबल है। ये सारे के सारे जो हैं आप देखेंगे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर आप सिंगल सेल की बात करें तो अमीबा आपको पता है कि वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब जो कि कभी नहीं मरता है। और वो क्यों नहीं मरता है, क्योंकि वो एक सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिर वो दो फर्दर और डिवाइड होते जाते हैं। तो वो जो सेल था इनिशियली स्टार्टिंग वाला सेल था वो मरा नहीं था, लेकिन वो डिवाइड होकर के अपने कैरेक्टर को क्या कर रहा है, ट्रांसफर करे जा रहा है। नेक्स्ट ही इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है मोनेरियन एंड प्रोटेस्टियन ऑर्गेनिज्म। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोनेरा और प्रोटेस्टिया। सबने पढ़ा है प्रोटेस्टिया और मोनेरा के बारे में 11th क्लास के अंदर। तो वो जो पेरेंट सेल हैं वो एग्जैक्टली क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो डिवाइड होते जाएंगे और एग्जैक्टली सिमिलर कार्बन कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस करते जाएंगे, या फिर आप उनको क्लोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे सेल डिविजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हमने बोला कि एक सिंगल सेल था, जब सिंगल सेल दो पार्ट में टूट रहा है तो वो टूट करके क्या कर रहा है, सेल डिवाइड ही तो कर रहा है। एक सेल दो सेल बना रहा है, तो वो दो सेल जो थे वो डॉटर सेल हो गए। और जो पेरेंट सेल था जो खुद डिवाइड हो गया डॉटर सेल के अंदर, तो वो जो प्रोसेस था जिससे वो डिवाइड कर रहा था उसको अपन सेल डिवीजन बोल सकते हैं। और सेल डिवीजन के अंदर कोई वेराइटी नहीं आ रही है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही है। वो सिंपल जो पहले वाला क्रोमोसोम था या पहले वाले जो जेनेटिक मटीरियल था वो सिंपली टू पार्ट में डिवाइड होकर के नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला मैंने लिखा है फिजन। फिजन में आप लोगों को पता है कि फिजन और फ्यूजन दो वर्ड्स हैं। फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज़ों का मिलना और फिजन का मतलब है ब्रेकडाउन। यानी कि सिंगल पेरेंट यदि दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिजन बोल सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू और मोर डॉटर सेल। दो या दो से ज़्यादा पार्ट में यदि आपका सिंगल पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। नेक्स्ट यहाँ पे फिजन के भी टाइप लिखे हैं। फिजन कितने प्रकार के हैं, तो उसमें सबसे पहला मैंने यहाँ पे बाइनरी फिजन लिया है।
बाइनरी फिजन अपने आप में नाम बता रहा है, बाय मीन्स टू और फिजन मीन्स ब्रेकडाउन, यानी कि एक सिंगल सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। मैंने फिजन बताया था, फिजन में मैंने ये बोला है कि सेल जो है सिंगल सेल दो या दो से ज़्यादा पार्ट में टूटेगा। लेकिन मैं बाइनरी फिजन की बात कर रही हूँ, तो बाइनरी फिजन में बाय मीन्स टू, यानी कि एक सेल के सिर्फ दो ही टुकड़े होंगे, या एक सिंगल सेल जो है वो दो ही डॉटर सेल का प्रोडक्शन करेगा। इसमें सबसे मैंने पहले लिखा है कि एनिमल डिवाइड इनटू टू पार्ट एंड ईच कन्वर्टिंग इनटू अ कंप्लीट एंड फ्री लिविंग एनिमल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक सिंगल सेल जो है वो दो पार्ट में टूट जाएगा और दो पार्ट जो है वो इंडिविजुअल सेल की जैसे वर्क करने लग जाएंगे, यानी कि दोनों अलग अलग इंडिविजुअली अपने नए सेल की जैसा काम करने लग जाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखा है अकर इन फेवरेबल कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट। मैंने पहले ही जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन के लिए टर्म और कंडीशन ये है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपके लिए क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। और एनवायरनमेंट फेवरेबल क्या क्या एनवायरनमेंट में हमको चाहिए, एनवायरनमेंट में हमारे लिए टेम्परेचर फेवर करना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फेवर करना चाहिए, या फिर हम पीएच की बात कर सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनके लिए पीएच की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हमारे को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हमारे लिए कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें लिखा है शोइंग ऑल द स्टेजेस ऑफ नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। ये जितने भी डिवीजन हैं ये कैसे डिवीजन है, ये माइटोटिक डिवीजन है। आप लोगों को पता होगा कि सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं मदर सेल के। तो यहाँ पे भी जो डिवीजन हो रहा है यहाँ पे किसी भी चीज़ की मिक्सिंग नहीं हो रही, फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बस ट्रांसफ़र हो रहे हैं और टू पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या फेवर कर रहा है, माइटोटिक डिवीजन, और वो भी नॉर्मल। इसके बाद इसमें लिखा है कि बाइनरी फिजन जो है वो सिंपल भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकता है और ओब्लिक भी हो सकता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन जो है वो किसी भी दिशा में हो सकता है, और वो जब वो डिवाइड करेगा किसी भी प्लेन से किसी भी एंगल से तो वो हमेशा दो पार्ट ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्या आप इस डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे पेरेंट सेल दिया है, वो पेरेंट सेल जो है उसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से दो न्यूक्लियस हैं और वो दो न्यूक्लियस जो हैं वो कंटिन्यू में क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। एक सेल जो सिंगल सेल था सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने दिखाया है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये साइटोकाइनेसिस जैसा प्रोसेस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हुई थी, कंस्ट्रक्शन का रिजल्टेंट आपको थर्ड वाले डायग्राम में ऐसा देखने को मिल रहा है कि दो पार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और लास्ट में ये वाला पार्ट जो है ये सेंटर से यूँ डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर के ये दो डॉटर सेल का प्रोडक्शन कर देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था बाइनरी फिजन जो है वो तीन टाइप से हो सकता है और तीन प्लेन से हो सकता है। उसमें सबसे पहला जो है वो सिंपल है, सिंपल में एग्जाम्पल मैंने दिया है अमीबा और एंटा अमीबा। नेक्स्ट मैंने बोला है लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यूग्लिना और ट्राइपेनोसोमा, और ट्रांसवर्स जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने दिया है पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया। ये तीनों के तीनों जो हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, जिसमें से मैंने इस सिंपल वाला जो था वो अमीबा का आपको पहले समझा चुकी हूँ। ये वाला डायग्राम जो है ये पैरामीशियम का है, पैरामीशियम के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर यहाँ पे हल्का सा कंस्ट्रक्शन आपको यूँ देखने को मिल रहा है, और इसका रिजल्टेंट ये हो रहा है कि फाइनली ये कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा डीप होती हुई इस तरीके से आपको नज़र आ रही है, और इसका रिजल्टेंट ये होगा कि वो पूरी की पूरी आगे जा कर के और ज़्यादा डीप होकर के इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये दो पार्ट में आगे जा कर के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी ये फर्दर आगे दो इंडिविजुअल सेल या दो इंडिविजुअल पैरामीशियम की जैसे वर्क करने लग जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लॉन्जिट्यूडनल है, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन है यूग्लिना का। इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि यूग्लिना नॉर्मल सिंपल है, इसके पास एक फ्लैजेला है। जैसे ही ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगी इसका ये वाला रीजन जो है आप गौर कर सकते हैं कि ये दो रीजन इसके पास ज़्यादा बढ़ गए, साथ ही साथ इसके अंदर दो फ्लैजेला डेवलप हो चुके हैं। इसके बाद इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों बॉडीज़ जो हैं इसके अंदर यहाँ से ये लॉन्जिट्यूडनल था तो इस तरीके से डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे ये दो बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो गया, और फाइनली रिजल्टेंट ये होगा कि यहाँ से ये टूट जाएगा और टूट करके ये इंडिविजुअल यूग्लिना की जैसे बिहेव करने लग जाएंगे।
मल्टीपल फिजन में आप देख सकते हैं, मल्टीपल नाम बता रहा है, मल्टीपल का मतलब होता है मेनी। अभी अपन ने जो पढ़ा था, हमने सिंपल फिजन पढ़ा था, हमने बोला फिजन जो है उसमें कोई भी सेल जो है वो एक या एक से ज़्यादा पार्ट में टूटेगा। बाइनरी फिजन में हमने पढ़ा कि दो पार्ट में टूटेगा और वो किसी भी प्लेन से टूटे। और मल्टीपल फिजन में हम ये बोल सकते हैं कि वो बहुत सारे पार्ट के अंदर टूटेगा। मल्टीपल मीन्स मेनी और फिजन मीन्स ब्रेक डाउन। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू सो मैनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू फ्री लिविंग एनिमल्स। बहुत सारे पार्ट में टूटेगा और हर एक पार्ट जो है वो किसकी जैसा बिहेव करेगा, फ्री लिविंग एनिमल की जैसा बिहेव करेगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो प्लाज्मोडियम या फिर हम अमीबा की बात भी कर सकते हैं। अमीबा जो है उसके चारों तरफ एक सिस्ट या एक बाउंड्री वॉल बन जाता है। वो सिस्ट जो है, वो सिस्ट का मतलब क्या हुआ, सिस्ट जो है एक टफ बॉडी या एक टफ आउटर कवरिंग है जो कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करती है और ये प्रोटेक्ट करती है इसको अनफेवरेबल कंडीशन से। इसके ऊपर एक टफ कवरिंग का मतलब ये बोल सकते हैं आप कि जैसे घरों की चार दीवारी जो है, भले ही आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, घर के अंदर हम सेफ रहते हैं, वैसे ही अमीबा जो है इसके चारों तरफ जब सिस्ट हो जाता है तो सिस्ट जो है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और हर तरीके के टेम्परेचर पीएच से इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस ऑफ अमीबा इनसाइड द सिस्ट डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बाय माइटोटिक डिवीजन। ये किसकी मदद से डिवाइड कर रहे हैं, ये माइटोटिक डिवीजन की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे सिंगल सेल ही है जो कंटिन्यू में क्या करता जा रहा है, डिवाइड करता जा रहा है। ये आपको देखने से, मैं डायग्राम में बताती हूँ, देखने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक सेल लिया है। इस सेल के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने लेबलिंग भी कर रखी है कि इनसाइड एक डार्क जो मैंने राउंडेड स्ट्रक्चर बनाया है वो मैंने न्यूक्लियस बोला है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म सेल और उसके चारों तरफ एक सिस्ट बनाई है जो एक आउटर कवरिंग का काम कर रही है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो सिस्ट मैंने बनाया है, सिस्ट के जस्ट बाद में मैंने जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें मैंने दिखाया है कि बहुत सारे सेल जो हैं, छोटे छोटे सेल जो है वो कंटिन्यू में डिवाइड करे जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से वो सिर्फ और सिर्फ अपना नंबर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करे जा रहे हैं। और जब वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने के बाद जैसे कंडीशन फेवरेबल होगी तो आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो सिस्ट थी या जो कवरिंग थी ये फट चुकी है और फटने के बाद ये जो सेल्स थे, ये सारे सेल जो थे ये रिलीज हो गए और रिलीज होकर के डॉटर सेल जो है वो नए इंडिविजुअल की जैसे बिहेव करेंगे। तो ये वाला जो डायग्राम था ये आपका मल्टीपल फिजन को क्लियर कर रहा है। इस मल्टीपल फिजन से आप ये आसानी से देख सकते हैं कि एक सिंगल सेल था, उसने किस तरीके से अपने आप को डबल किया, डबल ट्रिपल करके, और ये नंबर इंक्रीज करके कंडीशन फेवरेबल होते के साथ ही ये सारे के सारे रिलीज आउट हो गए और न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जैसा बिहेव करने लग गए। नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्पोरुलेशन जो होगा वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब आपको टेम्परेचर या आसपास का एनवायरनमेंट अगर सूट नहीं होगा तो वहाँ पे स्पोर्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। और ये किसके अंदर होता है, जैसे अमीबा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अमीबा होता है वो 3 या 3 से ज़्यादा हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं और उस हार्ड कवरिंग को हम सिस्ट बोलते हैं। हर एक उस ऑर्गेनिज्म जिसने सिस्ट को बेयर करा है उसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या आसपास की एडवर्स कंडीशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा या वो उनसे अफेक्टेड नहीं होंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनने सिस्ट को बेयर किया है, उस सिस्ट को बेयर करने के प्रोसेस को हम एनसिस्टेशन कहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन में आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसमें एक या एक से ज़्यादा बार सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है फिर बाद में सेल जो है, सेल के चारों तरफ की जो कवरिंग थी जिसे हम सिस्ट बोल रहे थे, वो बर्स्ट हो जाती है और उसके अंदर जितने भी स्पोर्स हैं वो लिबरेट आउट हो जाते हैं। और स्पोर के लिबरेट होने की प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मतलब जो सेल के अंदर जो स्पोर्स बने थे वो सारे स्पोर्स जो हैं धीरे धीरे करके उसमें से बाहर निकल जाते हैं और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि नाम खुद बता रहा है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट मीन्स हिस्से, जैसे टुकड़े। आप ये मान सकते हैं कि यदि हम एक कंप्लीट रॉड को
या कोई भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हम ले लें और उसके हम 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़े कर दें, तो हर एक टुकड़ा जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जैसा बिहेव करने लग जाएगा। जैसे कि आपको डेफिनेशन में देखने को मिल रहा है, पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। क्या मतलब हुआ? मतलब यही है कि अगर कोई भी बॉडी है उसके हम 2 या 2 से ज़्यादा हिस्से कर दें, तो हर एक हिस्सा जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जैसा बिहेव करेगा और वो एज अ पेरेंट आगे जा कर के काम करेगा, और वो टुकड़े जो हैं वो वापस से डिवाइड होकर के फर्दर आगे जा कर के अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक लाइन यहाँ पे जा रही है और एक लाइन यहाँ पे जा रही है। इस लाइन को हम सेप्टा बोलते हैं, और ये जो इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर के बीच में एक सेंटर सर्कल बनाया है मैंने, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये स्पाइरल जो हैं, ये स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है, अब जैसे ही कंडीशन फेवर करती है तो ये जो है हिस्से हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं और टूट करके अपने आप को न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म की जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बर्डिंग। नाम बता रहा है बर्डिंग, बर्ड बनने की प्रक्रिया को हम बर्डिंग बोलते हैं। अब बर्ड मतलब क्या है? बर्ड एक नॉर्मल सा छोटा सा आउटग्रोथ या छोटा सा हिस्सा आपकी बॉडी से बाहर निकला हुआ है ना, या बॉडी पर निकला हुआ। तो इसके अंदर जैसे आप पढ़ सकते हैं, मैंने इसमें लिखा है ये भी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें एक या एक से ज़्यादा आउटग्रोथ या बर्ड आपको देखने को मिलती है, और इनिशियली वो बर्ड जो है वो रिमेन अटैच टू पेरेंट प्लांट, और वो जब तक पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगी जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? सेपरेट फ्रॉम इट एंड ग्रो न्यू इंडिविजुअल। ये आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, हाइड्रा के अंदर आपने बर्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। बर्डिंग जो है वो मेनली आप अपना आप से कंपेयर करके आप बोल सकते हैं कि आप घर वालों से जब तक अटैच रहेंगे या जब आप छोटे हैं तब तक आप अपने घर में हैं, और जैसे ही आप बड़े होते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, तो आप अपना काम करने के लिए, जॉब के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो जब तक बर्ड भी क्या है? एक छोटी सी आउटग्रोथ है जो कि पेरेंट प्लांट से अटैच रहती है, और वो जब तक अटैच रहेगी जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाती, और जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी या टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के जस्ट बाद में वो न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल की जैसा बिहेव करने लग जाएगी। जैसे कि आप बर्डिंग इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट डायग्राम में बनाया है, ये एक हाइड्रा का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इसमें लिखा है टाइनी बाम अपीयर ऑन पेरेंट हाइड्रा। आपको यहाँ पे छोटा सा एक आउटग्रोथ देखने को मिल रहा है, हल्का सा बाहर निकला हुआ, और धीरे धीरे वो जो बम था वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, और बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो कंटिन्यू में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसमें सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है पेरेंट हाइड्रा डेवलप बर्ड, फिर वो बर्ड ग्रो होती जा रही है, और फाइनली ये हो रहा है कि वो ब्रेक हो रही है और इंडिपेंडेंट पेरेंट की जैसा या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की जैसा बिहेव कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो मेन था ये पेरेंट हाइड्रा था, और ये जो है ये न्यू ऑफस्प्रिंग हाइड्रा है, और वो भी बिल्कुल पेरेंट हाइड्रा का क्लोन या आइडेंटिकल है, जो कि सिमिलर काम करेगा जैसा कि पेरेंट हाइड्रा कर रहा था। जैसे कि मैंने बताया, बर्डिंग के अंदर आउटग्रोथ होती है, उसी बेस पे, आउटग्रोथ के बेस पे हम बर्डिंग जो है वो 2 टाइप की हम देख रहे हैं। एक होती है एक्सोजीनियस और एक होती है एंडोजीनियस। आप देख सकते हैं एक्सोजीनियस के अंदर एक्सो वर्ड लिखा है, इस एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और एंडोजीनियस में एंडो वर्ड लिखा है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। यानी कि जो बर्ड बनेगी वो अंदर की तरफ यदि बनती है तो उसको हम एंडोजीनियस ग्रोथ कहते हैं, और यदि वो बॉडी के बाहर की तरफ ब्लिस्टर के फॉर्म में या फिर एक बर्ड के फॉर्म में बाहर निकल रही है तो उसको हम एक्सोजीनियस ग्रोथ बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है हाइड्रा एंड स्पॉन्ज, और इधर एफिलोटा एंड स्पॉन्जेस एक्सेट्रा। अब आप ये देख सकते हैं कि जो बर्डिंग है वो भी 2 टाइप में किस बेस पे हो गई? प्रेजेंस पे, कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है या बाहर प्रेजेंट है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू एक बार और समझाती हूँ। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक्सोजीनियस बर्डिंग बाहर की तरफ से आउटग्रोथ हो रही है, और वो बाहर की तरफ से आउटग्रोथ होकर के वो फाइनली क्या हो जाएगा? डी अटैच करके बिहेवियर शो करेगी, और डी अटैच होकर के इंडिविजुअल बिहेवियर शो करेगी। ट्रांजिशन के अंदर आप देख सकते हैं इन बिटवीन की बात करी जा रही है यहाँ पे, ना तो वो पूरी अंदर है ना वो पूरी बाहर है।
एंडोजीनिया के अंदर आपको दिख रहा है कि उसको धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो बाहर की ग्रोथ है, ये बाहर के जो पार्ट थे इनने इसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। और लास्ट वाले डायग्राम में अगर आप गौर से देखते हैं तो वो जो बड थी जब अंदर से कवर हो चुकी थी, लेकिन वो पूरी ना कवर होकर के थोड़ी सी जब बच गई थी, तो उससे जब वो मैच्योर हो गई तो वो यहाँ से डी अटैच हो गई और डी अटैच होकर के वो न्यू ऑफस्प्रिंग की जैसे काम करने लगी। जनरेशन, रीजनरेशन में जो मिसिंग पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का वो रिपेयर कर लिया जाता है। कैसे? सेल के पॉलिफरेशन के कारण। इसका एग्जाम्पल है प्लानेरिया। अब नॉर्मली क्या होता है, बच्चे फ्रेगमेंटेशन को और रीजनरेशन को दोनों को मर्ज कर देते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़े होना, हिस्से होना, और हर एक हिस्सा जो है वो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन रीजनरेशन के अंदर कभी ऐसा नहीं होता है। रीजनरेशन के अंदर जो भी पार्ट टूट चुका है उस टूटे हुए पार्ट का कोई भी इंडिविजुअल की जैसा बिहेव नहीं करेगा। वो टूटा हुआ पार्ट जो है वो हट जाएगा, लेकिन जहाँ से वो टूटा था वो आगे जा कर के नया बन जाएगा या नया पार्ट आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लिजर्ड का एक एग्जांपल देती हूँ। यदि हमने छिपकली की पूंछ को देखा कि वो कट गई, तो छिपकली के पूंछ आती है, पूंछ पर नई छिपकली कभी नहीं आएगी। दैट मीन्स जो टूटा हुआ पार्ट था, जो पूंछ थी, उसके आगे छिपकली कभी नहीं बनेगी। वो पार्ट जो था वो वेस्ट हो गया, वो बेकार हो गया। लेकिन छिपकली की जो पूंछ हटी थी या टूटी हुई पूंछ से जहाँ से वो टूटी थी, उस जगह पे आप ये देख सकते हैं कि नई पूंछ जो है वो फॉर्म हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि रीजनरेट करते हैं, अपने आप को नया बनाते हैं। री मीन्स दोबारा, जनरेट मीन्स बनना, यानी कि कोई भी चीज़ दोबारा से यदि बन जाए तो उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्लानेरिया, जो कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये आप मान के चलें कि ये एक प्लानेरिया है। प्लानेरिया के अंदर यदि इस प्लानेरिया को मैंने 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसके टूटे हुए पार्ट जो थे वो कभी भी आगे मेन पार्ट को नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा था ये आगे जा कर के अपना जो ये टूटा हुआ पार्ट था, यहाँ से ये टूट चुका था, ये वाला पार्ट जो था यहाँ पे रीजनरेट हो गया। और ये रीजनरेट होकर के आप ये देख सकते हैं कि इस हिस्से से वो सीधा का सीधा क्या कर रहा है, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मीन्स जो मिसिंग पार्ट था ये वाला, ये इसके पास वापस से यहाँ पे आ गया। होप सो आपको रीजनरेशन जो है आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव मतलब क्या हुआ? वेजिटेटिव ऐसे पार्ट हैं जो कि टूट कर के ज़मीन पे गिरेंगे और अपने जैसे ही प्लांट्स का फॉर्मेशन करते जाएंगे। और प्रोपोगेशन का मतलब होता है फैलना या स्प्रेड होना। जनरली बच्चों से अगर पूछा जाए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, तो बच्चों को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा है, सुना है, लेकिन इसका एग्जैक्टली मतलब नहीं पता होता है। तो प्रोपोगेशन का मतलब होता है स्प्रेड होना या फैलना। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है न्यू प्लांट आर फॉर्म फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स। और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स कौन है? रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स प्लांट के पार्ट हैं जो कि ज़मीन पे यदि गिर जाएं या उनको हम गाड़ दें मिट्टी के अंदर, तो वहाँ पे नया प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऐसे ही इसके अंदर हमने लिखा है कि ये किसके अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं? ये कॉमन है हायर एंजियोस्पर्म्स के अंदर। आपको पता है कि प्लांट किंगडम की सबसे डेवलप क्लास जो है वो है एंजियोस्पर्म्स, जो सबसे ज़्यादा विकसित है। ठीक है, इनके अंदर ये मैंने जो टाइप्स लिख रखे हैं, ये सारे टाइप एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप जो है वो है हमारा ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। आपको पता है आलू सबने देखा है, आलू के ऊपर आपने ब्राउन कलर की एक लेयर देखी होगी, उस लेयर को हम स्केली लीव्स बोलते हैं, जो कि सूखी लेयर सूखी पत्ती के फॉर्म में आलू को प्रोटेक्ट करने का काम करती। साथ ही साथ आपने आलू के ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स देखे होंगे, जिनको हम बोलते हैं आइज। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, अगर आप देखें तो इसके अंदर मैंने बता रखी है आइज। यदि हम आइज को कट करके आलू के अंदर या पोटैटो के अंदर जो आइज है उनको हमने कट करके ज़मीन के अंदर गाड़ा, तो आगे जा कर के हमको नए पोटैटो प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने आलू के ऊपर वाइट कलर की बर्ड्स भी देखी होंगी, जिनको हम जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन हम साइंस की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अदरवाइज अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो उसको हम बोल सकते हैं कि आलू जो है वो अंकुरित हो गया है। तो वो वाइट कलर की बर्ड जो होती हैं वो जर्मिनेटिंग बर्ड्स होती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे साइड में दे रखी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है बल्बिल का।
बल्बिल का एग्जाम्पल जो है वो है अगेव। अगेव के अंदर मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी सेम प्रोसीजर है। यदि कोई भी हिस्सा टूट करके ज़मीन के अंदर रह जाए या हम गाड़ दें तो वो आगे जा करके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया है अनियन एंड गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक आप सबने देखा है। अनियन और गार्लिक के अंदर आपने देखा है कि अनियन के अंदर गोल गोल सी कंसेंट्रिक रिंग्स पाई जाती है, राइट। और अगर आप इसके बॉटम के ऊपर देखें तो इस तरीके से एडवेंटिशियस रूट्स आपको देखने को मिलती है। यदि आप इस प्लांट को पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचेंगे तो गलती से अगर यदि थोड़ी सी भी रूट्स ज़मीन के अंदर रह जाएं तो इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये नए अनियन को ग्रोथ कर सकती है या नए अनियन को प्रोड्यूस कर सकती है, और सिमिलरली ये गार्लिक को भी प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट है राइजोम। राइजोम जो है उसका एग्जाम्पल है अदरक। अदरक आपने देखी है सबने। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसके अंदर भी एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं। यहाँ पे लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो नोड्स हैं, और ऐसे ही टिप के ऊपर जो देखने को मिल रहा है आपको बर्ड्स हैं। ये सारे पार्ट जो हैं ये क्या है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। यानी कि इनमें से अगर आप किसी भी हिस्से को उठा करके ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे या आप खींच रहे हैं और खींचते समय ये ज़मीन के अंदर रह जाएं तो ये नए जिंजर प्लांट जो है उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शक्कर। शक्कर के अंदर आप डायग्राम को गौर से देखें। मैंने इस डायग्राम के अंदर इस तरीके से नीचे से लेकर के ऐसे ले जा रही हूँ, है ना। इसका क्या मतलब है, मैंने बोला कि ये जो अंदर की तरफ है ये मेन स्टेम है। शक्कर को आप ये देख सकते हैं कि इसका मेन स्टेम जो होगा वो ज़मीन के अंदर होगा और वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, और जब वो ग्रोथ करने लग जाएगा तो उसके बाद वो क्या होगा, ये वीक प्लांट्स होते हैं। वीक प्लांट्स मतलब वीक स्टेम होता है, तो ये थोड़े टाइम बाद ये वापस से झुक जाएंगे और ज़मीन को टच करेंगे। जैसे ये ज़मीन को टच करेंगे तो यहाँ पे रूट्स का डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा, और फिर लास्ट में ये होगा कि ये पोर्शन जो है ये आगे जाकर के वापस से ज़मीन से ऊपर आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये पोर्शन जो है यहाँ से कट कर देना है। जैसे ही आप इस पोर्शन को कट करेंगे तो इसको पोर्शन को कट करते के साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से इंडिविजुअल प्लांट्स जो हैं ये आपको ग्रो होते हुए नजर आएंगे, और ये अपना आप ही प्रोपोगेट हो गए। आपने तो सिर्फ एक मेन प्लांट को डाला था और वो आगे जाकर के प्रोपोगेट हुआ, और हमने क्या किया, इसको सिर्फ और सिर्फ कट किया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है मिंट, पुदीना। आपने देखा होगा घर के अंदर पुदीना या धनिया हम उगाते हैं तो जो रूट्स होती हैं या ऐसी जड़ें हमको अच्छी सी दिखाई देती है डेवलप, तो उनको यदि आप गमले के अंदर गाड़ दें तो आपको नया पुदीना या नया धनिया आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रनर। रनर जो है वो नाम से बता रहा है रन करने वाले। रन करने वाले मतलब जो पूरे एरिया के अंदर आसानी से फैल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रास या फिर धूप ग्रास। धूप ग्रास वो जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, आपने सबने देखी होगी। ग्रास के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यदि हमने कहीं पे भी अपने घर के अंदर एक कोने के अंदर यदि हमने घास उगाई है तो आपको उसके बाद मेहनत नहीं करनी, उसको बस पानी चाहिए थोड़ा सा, और उसके बाद वो पूरे एरिया के अंदर ग्रोथ कर लेती है यदि उसको कंडीशन फेवरेबल मिलती है। तो ऐसे ही इसलिए इसको हमने क्या बोला, रनर बोला है, क्योंकि ये पूरे में क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक इस तरीके से स्प्रेड होती हुई नजर आती है। नेक्स्ट है स्टोलन। स्टोलन में और शक्कर जो है उसका आपको ध्यान रखना है। शक्कर के अंदर मेन स्टेम जो था वो ज़मीन के अंदर था। स्टोलन के अंदर जो मेन स्टेम है वो ज़मीन के बाहर है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये मेन स्टेम है और ये ग्रोथ करेगा और ये भी ज़मीन के अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा, और फिर वही सेम प्रोसीजर आपको क्या करना है, कट कर देना है, तो वो इंडिविजुअल प्लांट की जैसा बिहेव करने लग जाएगा। लास्ट है हमारा हाइसिंथ। हाइसिंथ एग्जाम्पल है ऑफसेट का। ऑफसेट जो है वो सारे प्लांट जो ऑफसेट की कैटेगरी में आ रहे हैं, इनके अंदर यहाँ पे हमने बता रखा है कि हाइसिंथ और पिस्टिया जो है वो पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट हैं। ये पानी में तैरते हुए प्लांट्स हैं जो कि इनकी आपको रूट्स दिखाई दे रही हैं। इनकी ग्रोथ जो है वो भी बहुत फास्ट होती है और ये अंदर ही अंदर बढ़ते जाते हैं। आपने इसका एग्जाम्पल सुना होगा टेरर ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है वाटर हाइसिंथ, जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाता है पानी से, जिससे मेराइन स्पीशीज़ जो होती हैं उनकी लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट होता है। अगर हम लीफ की बात करें, लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है तो वो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक पत्ती बनाई है। इस पत्ती के अंदर आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स का फॉर्मेशन करूं और ये बर्ड्स जो है वो कट जाए और ये ज़मीन पे गिर जाएं तो ये नया ब्रायोफाइलम का पौधा बना सकती हैं। ब्रायोफाइलम को हिंदी में पत्थर चट्टा भी कहते हैं।
ये जो थे ये जनरल कॉमन आपके एग्जाम्पल बुक के अंदर दिए हुए थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, और काफ़ी हद तक सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी दिए हैं वो सारे आपने 11th की मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ करके आए होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट जो है वो हम स्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको स्पोरुलेशन पढ़ा चुकी हूँ, इसके अंदर ज़ूओस्पोर्स बताए गए। ज़ूओस्पोर अभी मैंने जब बडिंग बताया था तो मैंने आपको एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस बताया था। ऐसे ज़ूओस्पोर जो है वो अंदर की तरफ बनते हैं, इसलिए ये एंडोजीनियस है। ठीक है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल होंगे, नेक्ड होंगे, मोटाइल स्पोर्स हैं। मोटाइल स्पोर्स आपको पता है कि इनके पास फ्लैजिला होंगे, दैट्स वाई ये क्या है, मोटाइल है। इनके पास एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला हो सकता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस सेक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं उनको हम ज़ूओस्पोरेंजियम कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है हमारा क्लेमाइडोमोनास। ये मैं आपको और अच्छे से डायग्राम के थ्रू आगे जाकर के जो नेक्स्ट डायग्राम्स हैं उनमें मैं एक साथ आपको क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो कोनिडिया है। कोनिडिया जो है वो नॉन मोटाइल है, दैट मीन्स इनके पास फ्लैजिला नहीं होंगे, ये एक्सटर्नली होते हैं, कट ऑफ एक्सटर्नली, दैट मीन्स ये बाहर की तरफ थे। अब गौर करिएगा कि एंडोजीनियस था ज़ूओस्पोर और कोनिडिया जो है वो एक्सटर्नली एक्सोजीनियस ग्रोथ को शो कर रहा है, ये भी सिंगल ही हो सकते हैं। और एग्जाम्पल इसका फाइटोफोरा है, और इसका एक एग्जाम्पल जो है वो पेनिसिलियम है। पेनिसिलिन आप लोगों ने नाम सुना होगा पेनिसिलिन का। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मतलब मेन हाइफे जो होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर जो हैं वो चेन के फॉर्म में जुड़ते जाते हैं, जिनको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। और हर एक जो सिंगल गोल सा सर्किल सा स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम कोनिडिया बोलते हैं, जो कि बाद में डी अटैच हो जाता है और न्यू ऑफस्प्रिंग की जैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट है हमारा गैमुलेशन। गैमुलेशन जो है उसके अंदर इंटरनल यूनिट और बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। स्पॉन्ज, जैसे स्पोरुलेशन एक प्रोसेस था, स्पोर्स एक मटके के लाइक स्ट्रक्चर में बनते जा रहे हैं, वैसे गैमुलेशन में भी छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता जाता है, और इसका एग्जाम्पल जो है वो स्पॉन्ज है। इसके अंदर डेवलप विद इन द पेरेंट बॉडी एंड रिलीज ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। ये किसके अंदर बन रहे हैं, पेरेंट बॉडी में, और जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा तो ये रिलीज हो जाएंगे बॉडी से, और रिलीज होकर के अपने न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल की जैसा बिहेव करना चालू कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं ज़ूओस्पोरेंजियम जो है वो डायग्राम के थ्रू और समझाऊंगी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने ज़ूओस्पोरेंजियम बोला है। ये ज़ूओस्पोरेंजियम जो है ये इस तरीके से ऊपर से पैक रहता है, और ये जब तक पैक रहेगा जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है ये पैक खुल जाता है, और पैक खुलने के बाद इसके अंदर से स्पोर्स जो है वो इस तरीके से बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं। और ये जो है ये स्ट्रक्चर जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो है, हर एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ज़ूओस्पोर कहलाया जाता है, जो कि नए आगे जा कर के नए इंडिविजुअल की जैसा बिहेव करता है, और आगे जा कर के जब इनको कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो ये भी सेम प्रोसीजर से अपने ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने आपको कोनिडिया बताया था, कोनिडिया का फॉर्मेशन बोला था जब हम स्पोर फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोनिडिया बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इसके ऊपर ये लंबी लाइन जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम स्ट्रिग्मा कहते हैं, और मैंने बोला था कि इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन स्ट्रक्चर को हम कोनिडिया बोलते हैं। ये कोनिडिया एक के ऊपर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है वैसे ही ये एक एक कोनिडिया जो है ये कट होता जाता है और न्यू कोनिडिया का फॉर्मेशन, कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन करता जाता है। मैंने लास्ट स्ट्रक्चर आपको बोला था कि वो है गैमुलेशन। गैमुलेशन मैंने आपको बोला था बिल्कुल स्पोर्स की जैसा ही होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग दिखाई दे रही है, उसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारे स्पोर्स जो है माइटोटिक डिवीजन करते हैं। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये भी यहाँ से फुटेगा, और फट करके सारे स्पोर्स जो हैं, इंडिविजुअल स्पोर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बॉडी के बाहर आकर के न्यू और इंडिविजुअल की जैसा बिहेव करने लग जाएंगे।